नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। सबने रक्षाबंधन का त्योहार इस वैश्विक बीमारी के अंदर भी बहुत अच्छे से और धूमधाम से बनाया होगा। इसी तरीके से घर में रहो और स्वस्थ रहो। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठी के और राइटिंग सेक्शन में यानी लेखन भाग में कदम रखते हैं और सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन की तरफ चलते हैं। ये बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। आपने इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग सुना होगा, यानी इसमें एक पैराग्राफ लिखा जाता है। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आप एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ 10 या 12 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके जो लाइनें होती है, जो वाक्य होते हैं, वो स्पष्ट, सरल और समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिए। इसमें आप कोई दोहे या कोई पंक्तियां भी लिख सकते हैं, जिससे हमें यह अनुच्छेद है वो स्पष्टतया समझ में आ जाता है। अनुच्छेद है वो हमने कॉपी में किए हुए हैं। आज मैं आपको फिर पीडीएफ भेजूंगी, आप फिर कर लेना। लेकिन उससे पहले हम बुक के जो पुस्तक के जो अनुच्छेद हैं उनके ऊपर भी हमारी दृष्टि डालते हैं, जिससे हमें अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद। देखिए बेटा, अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग लगभग 100 शब्दों में एक विषय पर लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यानी अनुच्छेद लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अनुच्छेद के विचार स्पष्ट होने चाहिए। एक विचार से दूसरा विचार निकलना चाहिए। अनुच्छेद सीधे विषय से शुरू होना चाहिए और विषय पर ही समाप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे ये वृक्षारोपण देखिए, नीचे अपने को एक विषय दे रखा है, तो अपनी जो स्टार्टिंग है वो भी वृक्ष से होनी चाहिए और इसका जो अंत है यानी जो लास्ट जो लाइन है वो भी वृक्ष पर ही खत्म होनी चाहिए। तो अनुच्छेद का जो विषय है उसी से तो ये शुरू होना चाहिए और ये उसी विषय पर ही ये समाप्त होना चाहिए। तो हम एक आध अनुच्छेद देखते हैं, उसको समझते हैं। पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहला देखिए, वृक्षारोपण। वृक्ष देवता है, ये देते ही देते हैं। ये आपने को पता है कि वृक्ष क्या होते हैं? देवता होते हैं। ये देते ही देते हैं। कोई वृक्ष फल देता है, कोई फूल देता है, कोई औषधि बनाने वाली पत्तियां देता है, तो कोई अपने छाल से हमें स्वस्थ रखता है। तो ये हमने वृक्षों के गुण बता दिए कि वृक्ष देवता के समान होते हैं, इनकी वृक्षों की पूजा की जाती है। कोई हमें फल भी देता है, कोई हमें फूल देता है, कोई हमें औषधि बनाने के लिए पत्तियां देता है, तो किसी की छाल से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमने इसके थोड़े गुण बता दिए। अब हम थोड़े थोड़े वृक्षों को लेते हैं जिन वृक्षों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, नीम के पत्ते हमारा खून साफ रखते हैं तथा इसके दांतों से दांत और मसूड़े साफ रखते हैं। लकड़ी और छाया देना तो लगभग सभी वृक्षों का धर्म है। इसके बदले हम वृक्षों को क्या देते हैं? कुछ नहीं, अपने आप उग जाते हैं ये हमारे आंगन में। ऐसे देवताओं को प्रणाम। अब देखिए, सबके घरों में तुलसी का पौधा होता है, ये भी क्या होता है? वृक्ष होता है। और तुलसी तो कई सी बीमारियों का नाशक होता है ना। और इन्हीं ये सब देवताओं के रूप में भी पूजी जाती हैं। दुर्भाग्य से आज वृक्ष कटते कटते बहुत कम रह गए हैं। हमें इन्हें फिर से लगाना चाहिए। अब हमने पहले वृक्षों के महत्व के बारे में हमें बता दिया कि वृक्ष क्या क्या महत्व रखते हैं। फिर देखिए, कटते जा रहे हैं वृक्ष। हम अपनी बात क्या आ रहे हैं कि वृक्षारोपण, वृक्षों को क्यों लगाना चाहिए। तो हम अपनी बात पर कैसे आ रहे हैं कि आजकल वृक्ष कटते जा रहे हैं, हमें उन्हें फिर से लगाना होगा। यानी वृक्षारोपण कर आ गए ना हम। बचे हुए वृक्षों को बचाना होगा, नए वृक्षों का आरोपण करना होगा। वृक्ष पुत्र तो नहीं है, किंतु किसी सुपुत्र से कम भी नहीं है। यानी वृक्षों के महत्व को लेते हुए हमने वृक्षों की निरंतर कटाई के रूप में बात करते हुए वृक्षों के रोपण यानी वृक्षों को रोपने तक इस बात को हमारे को खत्म किया है और वृक्षारोपण को बता दिया गया है। आगे देखिए, अगर आप इसमें पंक्तियां जोड़ना चाहते हो तो पंक्तियां भी जोड़ सकते हो, जैसे वृक्ष हमारा जीवन, ये हमें देता है प्राण, वृक्ष नहीं तो कुछ नहीं, वृक्ष के बिना ना ही संस्कार। कोई भी पंक्ति आप जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। अब आगे देखिए, गुरु का महत्व है। गुरु का महत्व मैंने आपको कॉपी में भी करवाया हुआ है। तो देखिए, बच्चा अबोध होता है। अबोध यानी कुछ भी नहीं जानता है।
वह संसार को अपनी आंखों से देखता है, उसे कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आती। वह सब बातों का रहस्य जानना चाहता है। जो भी व्यक्ति रहस्य बता सके वह गुरु कहलाता है। सबसे पहली माँ उसकी कौन होती है? सबसे पहला गुरु उसका कौन होती है? उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे को अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है। वही बच्चे का दुनिया की सारी चीजों से परिचय कराती है। माँ क्या होती है? माँ आदि गुरु होती है। फिर घर के समझदार सदस्य गुरु का काम करते हैं। 5-6 साल बाद जब बच्चा विद्यालय पहुंचता है तो वह अपने गुरुजनों से मिलता है। वे गुरु उसकी एक एक जिज्ञासा को शांत करते हैं। सच्चे गुरु अपने शिष्य की शक्ति को जांचते हैं और उसके भीतर के गुणों को बाहर प्रकट करते हैं और उसे प्रेरित करते हैं कि वह आगे कुछ बढ़कर कार्य करे। एक दिन वे उसे सोने के समान आकर्षक बना देते हैं। तब गुरु भगवान से भी बढ़कर प्रतीत होते हैं। गुरु के प्रति आदर रखना हर मनुष्य का धर्म है। तो देखिए, मैंने आपको कॉपी में भी करवाया था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट। तो गुरु किसके समान होता है? कुम्हार के समान होता है। और शिष्य किसके समान होता है? कुंभ यानी घड़े के समान होता है। जिस जिस प्रकार एक कुम्हार होता है वो घड़े के ऊपर थाप दे देके उसको विभिन्न आकारों में ढाल देता है, ठीक उसी प्रकार एक गुरु होता है, वो अपने शिष्य को डांट के, फटकार के, कैसे भी करके वो उसको एक सुंदर आकार दे देता है। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। जिस प्रकार गुरु अंदर से अपने शिष्य से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, किंतु बाहर से वह शिष्य को डांटता है। किस वजह से? ताकि वो उसको सुंदर रचना का निर्माण कर सके, वह उसके गुणों को उभार सके। तो आगे देखिए, गुरु गुरु क्या होता है? जैसे बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, किंतु संसार का अनुभव है, उसके अंदर के रहस्यों का ज्ञान हमें कौन प्रदान करता है? गुरु प्रदान करता है। सच्चे गुरु अपने शिष्य के अंदर छिपे गुणों को बाहर प्रदर्शित करते हुए उसे प्रेरित करते हैं। एक दिन गुरु ही अपने शिष्य को सोने के समान आकर्षक बना देता है। तब गुरु शिष्य से भी बढ़कर प्रतीत होता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनका आदर करना ही हमारा धर्म है। तो पुराने लोग कहा करते थे ना, कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने कहा था ना, क्या कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक समय ऐसा आता है कि गुरु हमें ईश्वर से भी ऊंचा दिखाई देता है, कि गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसके पांव लगूं। क्यों? क्योंकि गुरु मुझे ईश्वर से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ईश्वर ने तो सिर्फ मुझे इस धरती पर जन्म दिया है, परंतु गुरु ने मुझे इस धरती पर सारी क्रियाएं बताई है, मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं उस ईश्वर तक पहुंच सकूं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तो मुझे गुरु ने ही बताया है। तो इस प्रकार आप गुरु के महत्व को अपने शाब्दिक शब्दों में खुद अपने शब्दों में लिख के प्रकट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि मैंने आपको जो कॉपी में लिखा है या आपको जो बुक में दिख रहा है वो ही आप लिखो। आप अपने गुरु से शिक्षा लेते हैं, आपको आपके अंदर गुरु के प्रति क्या श्रद्धा है, आप उसके हिसाब से अपनी पंक्तियों को, अपने भावों को लिख सकते हो। आगे देखिए, मित्रता। ये आप एक बार इसको छोड़कर अपने भावों को देखिए। संसार में मित्रता सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण संबंध होता है। कुछ संबंध तो हमारे जन्म से जुड़े होते हैं, जैसे जन्म से मतलब अपनी माता, पिता, बहन, भाई, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे जन्म से जुड़े होते हैं। जन्म लिया वो हमारी माता हो गई, हमारे पिता है, हमारे जो बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, ये तो सब हमारे क्या होते हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। लेकिन जो मित्र होता है वो हम स्वयं चुनते हैं। समझदार लोग कहते हैं कि सच्ची मित्रता भी ईश कृपा से ही मिलती है। ईश्वर की कृपा से ही सच्ची मित्रता मिलती है। अभागे वे होते हैं जिन्हें सच्चे मित्र नहीं मिलते। वास्तव में मित्रता क्या होती है? वरदान होती है। मित्रता का अर्थ है आपसी खिंचाव, एक दूसरे से गहरा प्रेम, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होना, क्या होता है? मित्रता। अपने सुख दुख को कहना, क्या होता है? मित्रता। सुख में किसी मनचाहे साथी के साथ रहना, दुख में किसी अपने का सहयोग लेना। मित्रता केवल साथ लेना नहीं सिखाती, वह बिना किसी स्वार्थ के मित्र का साथ निभाना भी सिखाती है। सच्चा मित्र होना देवता हो जाना होता है। सच्चा मित्रता पाना एक देवता को पाने के समान होता है। हमने सुना हुआ है ना, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, बहुत प्रसिद्ध मित्रता का उदाहरण है ना। सुदामा कितने गरीब थे,
और कृष्ण कितने पैसे वाले और देवता थे, वो देवता होकर भी उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उन्होंने सुदामा को अपने बराबर दर्जा दिया, बल्कि अपने से भी ऊपर। उन्होंने संसार में मित्रता का एक प्रत्यक्ष और सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया था लोगों के सामने, जिससे लोगों के अंदर ये प्रेम, ये एक मित्रता का जो रिश्ता होता है, उसके प्रति श्रद्धा की भावना जागृत हो जाए। तो आगे देखिए, हमने गुरु का महत्व पढ़ा, मित्रता पढ़ी और वृक्षारोपण पढ़ा। अब देखिए, मेरी प्यारी माँ, माँ क्या होती है? मेरी माँ मुझे संसार में सबसे प्यारी है। ये बात तो सारे ही बच्चे कहते हैं। वे मुझे बहुत प्यार करती है। मैं सुबह उठती हूँ तो वे मुझे छाती से लगा लेती है, मुझे प्यार से सहलाती है और नहाने धोने के लिए तैयार करती है। उनके स्नेह भरे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हो उठता हूँ। वे मुझे सुबह सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है, मुझे नाश्ता देकर स्कूल बस तक छोड़ आती हैं। जब मैं विद्यालय से वापस लौटती हूँ तो भी वे मेरे इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी मिलती है। सबसे पहले वे मेरा बस्ता ले लेती है, लगता है वे मेरे लिए ही बनी है। घर आते ही मुझे शिकंजी, पानी या जूस देती हैं, फिर गरम गरम खाना देती हैं। शाम को विद्यालय का काम कराती हैं, रात को साथ सैर कराती हैं। जब तक मैं सो न जाऊं मेरे सुख का प्रबंध करती रहती हैं। मैं सोचती हूँ, माँ न होती तो मेरा क्या होता, शायद मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होता। मैंने भगवान के बारे में सुना है, शायद वह मेरी माँ जैसा होगा। माँ मेरे लिए भगवान है। ये तो बहुत अच्छी बात अपने को बताई गई है। रियल में माँ होती है, उसके समान दर्जा संसार में कोई नहीं होता। ईश्वर ने माँ का दर्जा इसीलिए दिया है ताकि वह ईश्वर की कमी पूर्ति कर सके। माँ कितनी ही दुख पा जाए, लेकिन वह अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। कहा भी जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बच्चे अगर अपने माँ के साथ बुरा कर लेना तो भी माँ के मन के अंदर उनके प्रति प्रेम की ही भावना होगी। बच्चे के थोड़ा सा कष्ट होते ही माता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये होती है माँ। तो माँ का दर्जा तो संसार में बल्कि भगवान से भी ऊपर है। तो हम अपने शब्दों में इसके बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए, हम अभ्यास प्रश्नों पे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में भी कुछ अनुच्छेद अपने को दिए हुए हैं, तो उन अनुच्छेद पे भी हम चर्चा करते हैं। कुछ अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम ये अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे देखो, मेरा प्रिय खिलाड़ी, तो इसको लिखने के लिए अपने को कुछ संकेत दिए गए, जैसे उसका नाम कि मेरा प्रिय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग है। खेल का नाम, वो किस खेल में काम, मतलब किस खेल को खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। उसके रिकॉर्ड्स बता दो कि उसने कौन कौन से खेल में क्या क्या रिकॉर्ड तय किए, उसको कौन कौन से उपहार मिले, उसने कौन कौन से रैंक बनाए, उसका व्यवहार कैसा है। मतलब खाली उसको खेल का ही नहीं, उसका व्यवहार कैसा है, वह अपने शुभ चिंतकों से बहुत अच्छे से बात करता है। मुझे प्रिय क्यों, आपको स्पेशली क्यों प्रिय है, क्या क्या गुण उसके क्या क्या गुण आपको पसंद है, वो गुण आपको बताने हैं। फिर शुभकामनाएं, आगे उसका कोई सा खेल होने वाला है, उसके लिए आप उसको शुभकामनाएं दो, या उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप उसको शुभकामनाएं दें। ऐसे कहते कहते ही आपकी पूरी 10 लाइनें एंड हो जाएगी। अगला देखिए, मेरा विद्यालय। सबसे पहले देखिए, विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय के नाम के बाद आपको बताइए कि ये भवन कैसा है, या 4 मंजिली भवन है, 3 मंजिली भवन है, या आकर्षक सुंदर भवन है। फिर आप अपने प्राचार्य का नाम बताइए कि आपने प्रधानाध्यापक कौन है। फिर आप अपने अध्यापकों के बारे में बताइए कि मेरा हमारे स्कूल में इतने सारे अध्यापक है, पर सबसे प्रिय मेरा अध्यापक ये है। हमारे स्कूल में हमें क्या क्या सिखाई जाती है, तो उसमें अनुशासन सबसे अहम बिंदु है। सुविधाएं, हमारे स्कूल में हमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कंप्यूटर की, लाइब्रेरी की यानी पुस्तकालय की, और कंप्यूटर के बारे में बता देना है आपको। और अनेक प्रकार के जो मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हो। सफल विद्यालय यानी इतने सारे, मतलब हमें सुविधाएं दी गई है, पढ़ाई में भी अच्छा है, अनुशासन में भी बहुत अच्छा है। इस कारण हमारा जो विद्यालय है वो एक सफल विद्यालय है। और सफल विद्यालय होने के कारण ही हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी इसने अच्छा स्थान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आप विद्यालय के बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरा मित्र। आप इसमें सबसे पहले बताइए, मित्र के गुणों के बारे में बताइए कि मित्र होना संसार में बहुत आवश्यक होता है। मित्र एक
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जन्म से हमारे साथ संबंध जुड़े होते हैं, पर मित्र ऐसा संबंध है जो हम अपने आप चुनते हैं। फिर आप बताइए कि मेरे जीवन में भी एक मित्र है, मेरे मित्र का नाम आप बता दीजिए। फिर आप बताइए कि उसकी शारीरिक संरचना बता दीजिए। मेरा मित्र लंबा, सुंदर और आकर्षक दिखाई देने वाला है। उसके स्वाभाविक गुण बता दीजिए कि वह स्वभाव से बहुत कोमल और दयालु है। फिर आप बताइए कि वह हमेशा अनुशासन में रहने वाला है, वह गरीबों की मदद करता है। मेरे मेरे को भी कई कष्टों में उसने मुझे मदद की है। मुझे प्रिय क्यों, आपको स्पेशली वो क्यों प्रिय है, किस वजह से आपको वो प्रिय है, आप वो रीजन बता दो। इस प्रकार आपका अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल संकट। जल संकट मैंने आपको कॉपी में भी करवाया है। जल ही जीवन है, धरा की ये शान है, व्यर्थ न बहाओ तुम इसको, नहीं तो धरती भी रेगिस्तान है। ये 4 लाइनें आप लिख दो। उसके बाद में आप बताओ जल जीवन। तो जल के बिना हमारा जीवन है वो संकटग्रस्त है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे देखिए, जल की कमी। आजकल पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ रहा है, वृक्षों की निरंतर कटाई हो रही है, जिसके कारण वर्षा की कमी हो रही है और पृथ्वी पर पीने योग्य पानी निरंतर कम होता जा रहा है। कमी के हमने कारण बता दिए, किस कमी के कारण। कमी के क्या कारण है, क्योंकि हम वृक्षों को काट रहे हैं और धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और वर्षा कम हो रही है। जल बचाने के उपाय देखिए। इस संकट को दूर करने के लिए हमें नदियों के जल को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा के जल को संग्रहित करके उसका शुद्धिकरण भी करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना होगा और पानी को व्यर्थ बहने से रोकना होगा। जैसे वर्षा जल को बचाना, नदियों को साफ करना, पानी को व्यर्थ बहने से रोकना होगा, आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जल संकट को डिस्क्राइब कर दिया है। नीचे देखिए, मेरी प्रिय अध्यापिका। जैसे आपने मित्र का बताया ना, सेम टू सेम वैसे ही मेरी प्रिय अध्यापिका का आएगा। पहले तो आप बता दीजिए कि हमारे जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका है। कि शिक्षक ही हमें संसार के जो नियम है, जो रहने का तरीका है, हमारे सोच समझ है, उनको इस अध्यापक ही है वो हमारे सामने प्रकट करता है और हमारे अंदर छिपे हुए गुणों को भी वही उभारता है। फिर अध्यापिका के हमारे स्कूल में अनेक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, परंतु मेरी प्रिय अध्यापिका का नाम, जो भी आपके अध्यापिका उसका नाम लिखिए। फिर वो आपको प्रिय क्यों है, क्योंकि वह बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और सरल है, उनका पढ़ाया हुआ हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनका व्यवहार बहुत ही मधुर है, प्रेरणा देना भी, हर समय हमें प्रेरक प्रसंग सुनाती है और हमें आगे जीवन से संबंधित अनेक प्रेरणाएं देती है, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारे हर प्रश्न का वो उत्तर देती है। मेरी शुभकामनाएं। अब आप अपने शिक्षक के लिए शुभकामनाएं दो कि वो अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य में हमेशा आगे बढ़े या हमेशा आगे बढ़ती रहे। इसी तरीके से देखो, कुत्ते का है, मेरा प्रिय खेल का है, तो इसी की तरीके से आपको ये लिखना है, जो दिए हुए हैं ना पॉइंट्स, इनको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार आपको अनुच्छेद समझ में आया होगा। और समझ में क्या, हमने तो बहुत सारे अनुच्छेद का उदाहरण समझ लिया है। समझने के बाद में अब आपको एक तरीका होना चाहिए। जैसे आपको कोई अनुच्छेद का टॉपिक दिया गया है, उससे संबंधित एक दो पंक्तियां भी आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, जिससे अनुच्छेद थोड़ा आकर्षक हो जाए और समझ में आने लायक हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सभी एक बार इसको वापस से रिवाइज करेंगे और कक्षा टेस्ट के लिए इसको समझेंगे और लर्न करेंगे। धन्यवाद।